हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गोडावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें आज हम 4th लेक्चर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट, हमें कवर करना है। डुअल नेचर लाइट का मतलब क्या होता है कि उसके दो नेचर होंगे, एक कॉन्टीन्यूअस और एक रुक रुक कर आ रहा है, पार्टिकल नेचर। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार चल रहा है। जैसे आपके पास कोई भी लाइट आ रही है, अगर कहीं पे भी देखो, अगर रूम के अंदर ही अगर आप बैठे हो, वहाँ पे लाइट आ रही है, तो देखो क्या अपने को रुक रुक कर दिख रहा है, ब्रेकेज हो रहा है उसमें, तो अपने लगा नहीं, वो कॉन्टीन्यूस ही आ रहा है। और अगर रुक रुक कर दिख रहा है मतलब वो पार्टिकल टाइप है। जैसे कि मैं इस एंड पे खड़ा और मैं एक एक करके एक क्रिकेट बॉल को फेंक रहा हूँ, तो क्या है, रुक रुक कर जा रहा है। बट अगर मैंने एक लेज़र लाइट डाला, तो अगर लेज़र अगर डालोगे आप, तो आपको दिखे कि वो कॉन्टीन्यूस जा रहा है, बिना रुके जा रहा है। जैसे वाटर का फ्लो है, उसे भी देखो तो वो कॉन्टीन्यूस ही चल रहा है। उस तरीके से जो लाइट होता है ना, लाइट के अंदर दोनों ही नेचर होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है और रुकता भी है। रुकने का मतलब पार्टिकल नेचर, कॉन्टीन्यूस का मतलब वेव नेचर, वेव के फॉर्म में जा रहा है। कोई अगर गाना अगर आप सुन रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो उसमें कैसा लगता है अपने कि कॉन्टीन्यूस अपने कानों तक आवाज़ आ रही है, तो एक वेव है। हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में क्लास 10th में कि जो साउंड होता है वो एक वेव होता है। तो उस तरीके से लाइट का भी दोनों नेचर है, वेव और पार्टिकल। जैसे अभी किसी भी लाइट को अगर हमने ऑब्जर्व किया, तो लाइट क्या दिख रहा है अपने को, कॉन्टीन्यूस आ रहा है, लाइट अपने हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस रूम में बैठे हो, या अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो एक ट्यूबलाइट को, और ट्यूबलाइट को दो तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। या तो उसमें वोल्टेज बहुत कम है, तो आपने देखा हो कि सर्कल सर्कल टाइप का आता है। और अगर आपने देखा हो कि जो भी लाइट है उसको अगर आपने रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हो, जैसे अपने पास एक मिरर लगा हुआ है, और मिरर में अगर हम देख रहे हैं उल्टा करके, डायरेक्टली ट्यूबलाइट को हम नहीं देख रहे, हम मिरर में देख रहे हैं। जैसे मिरर नीचे रखा और ट्यूबलाइट ऊपर है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो अपने को क्या दिखेगा, वो कॉन्टीन्यूस नहीं दिखेगा। उसमें ये ऑब्जर्व होगा अपने को कि वो रुक रुक कर जा रहा है, पार्टिकल फॉर्म में। तो उस तरीके से लाइट का दोनों फॉर्म होता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है, वेव नेचर, वेव फॉर्म में, जैसे साउंड आता है उस तरीके से। तो कॉन्टीन्यूस है मतलब ये कॉन्टीन्यूस चल रहा है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। और अगर ब्रेक होके जा रहा है मतलब वो डिसकॉन्टीन्यूस है, या फिर उसका पार्टिकल नेचर होगा। पार्टिकल का मतलब क्या है कि स्टेप्स है ना अपने पास, जैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, उससे हम उतर रहे हैं। या एक क्रिकेट बॉल को अगर हमने फेंका, तो पहले दूसरे स्टेप पे आएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे। तो यही पार्टिकल नेचर है, ठीक है। जो वेव नेचर होता है ना, वो एक मोड है एनर्जी ट्रांसफ़र होने का। जैसे अगर हमने जिम में देखा हुआ, एक रोप होता है, रोप को हम बहुत ज़ोर से मारते हैं, तो एक वेव जनरेट होकर उस एंड तक जाता है, दूसरे एंड तक। तो वेव क्या है, वेव में होता क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है या मैटर ट्रांसफ़र होता है, या दोनों होता है। तो आंसर सीधा अपने को मिला कि वेव जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है और उसमें जस्ट एनर्जी जा रही है। जो रोप है हमने हैंड में होल्ड किया हुआ था, वो हाथ में ही है अभी भी अपने, तो वही लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। अपने पास जो वेव होते हैं ना, वो दो टाइप के, एक ट्रांसफ़र बोलते हैं हम उसे, और एक को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। इस तरीके से वेव अगर लिखा हुआ ना, तो वेव में बहुत सारे अपने पास पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर रोप को अगर हम बहुत ज़ोर से मारे जिम में, तो ऊपर नीचे करके वो जाता है। तो जैसे अपने पास जो पीक्स आता है ना, उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पार्ट आता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। जो यहाँ से टॉप तक का पार्ट है, मीन पोजीशन से लेकर टॉप तक का, मीन का मतलब बीच, वहाँ से लेकर टॉप तक का जो पॉइंट है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कोई एक ट्रफ ले लो दो कॉन्जिक्यूटिव, या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस। अगर टॉप से लेकर बॉटम तक, यहाँ तक अगर हम देखें, तो एक वेव है। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस जगह से स्टार्ट करूँ, इस जगह से स्टार्ट करना है, तो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ अगर अपने को मिलता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक पूरा वेव पास हो रहा है वहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब वेवलेंथ को हम डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट, ठीक है। जैसे इस तरीके से अपने पास एक वेव जा रहा है, मान लो इस तरीके से है,
तो वहाँ पे क्या बोला गया वेवलेंथ का डेफिनेशन कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, अगर हम क्रेस्ट ले रहे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर हम ट्रफ ले रहे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। जो यूनिट उसका क्या होगा, जो डिस्टेंस का हम यूनिट ले रहे हैं, जो भी ले लो, सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, ठीक है। वेव नंबर बोल रहे हैं, वेव नंबर का मतलब क्या है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, और हम इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ अपने से बोला गया, ठीक है। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। अगर हम एक बार यूनिटरी मेथड अप्लाई करके देखें डिस्टेंस, और हम अगर इधर वेव लिखें तो डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का, लैम्डा, और उसमें वेव कितना मिला है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, या एक रेपिटेशन यूनिट का। यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये भी वेवलेंथ ही है, तो उसमें कितने वेव गए, एक बॉटम, एक टॉप पार्ट, एक क्रेस्ट, एक टफ पार्ट, तो वो पूरा वेवलेंथ हुआ। तो उसमें कितना वेव आया, एक आया। अब अपने को क्या निकालना है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव अपने को निकालना है एक यूनिट लेंथ में, लैम्डा यूनिट लेंथ में एक वेव है, तो एक में अपने को निकालना है यूनिटरी मेथड से, तो क्या आएगा 1/λ। तो जो न्यू बार है फ्रीक्वेंसी अपने पास जो लिखा हुआ है वेव नंबर, उसको हम लिखेंगे 1/λ। जो वेव नंबर का हमने फार्मूला लिखा है वो आता है 1/λ, और यूनिट क्या होगा, जो लैम्डा का होगा उसे इन्वर्स कर दो, मतलब सेंटीमीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, इनफैक्ट डिस्टेंस इन्वर्स बोल दे तो सही रहेगा, ठीक है। आगे चलते फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब कितना वेव पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में, तो इस तरीके से लिखा हुआ ऐसा। दूसरा वेव मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी का जस्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी है क्या। गाने का अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी से क्या लगता है अपने को, एकदम फास्ट आने लगता है वो गाना। फास्ट अगर हम करें तो वो फ्रीक्वेंसी ही है जो हम फास्ट कर रहे हैं गाने को। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, अगर मैं एक सेकंड में चेक करूं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में पर सेकंड में कितने वेव वहाँ से पास होंगे। वेव का मतलब क्या है, ये पार्ट से लेकर ये पार्ट, मतलब जहाँ पे रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए। वैसे इसमें अगर बोलूँ तो ये पार्ट से लेकर ये पार्ट, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा होगी, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, मतलब एक सेकंड में अगर सेम स्पीड से जा रहा है तो किस में अपने को ज़्यादा नंबर ऑफ वेव पास होंगे, तो अपना आंसर क्या होगा, जो अपने को इस तरीके से दिख रहा है उससे पास होगा, छोटा वाला ये अपने को। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ ये है, इधर वेवलेंथ ये है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है साइकिल्स पर सेकंड के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं और कितने साइकिल जा रहे हैं वहाँ से। एम्पलीट्यूड लिखा हुआ, एम्पलीट्यूड का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ से मीन पोजीशन का डिस्टेंस कितना है। मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वो टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा उसका, जो डिस्टेंस का यूनिट है। आगे चलते वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, ये लिखा हुआ। वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, ऐसा। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे। जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने निकाला था डिस्टेंस के लिए, जैसे थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोला कि कोई अपने पास व्हीकल है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना कवर करेगा 40 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा 1 आवर। वैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, कोई अगर न्यूमेरिकल में लिख कर दूं तो अपने को इजी लगता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल दे दूं तो अपने को डिफ़िकल्ट लगता है वो। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं तो अपने को डिस्टेंस लगेगा 20 किलोमीटर, वो कवर करेगा। और अगर टाइम की मैं बात करूँ
तो 1 आवर। वैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस v मीटर और टाइम की बात करूँ तो 1 सेकेंड अपने को लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और वेव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी को अपने को रिलेट करना है। डिस्टेंस पे एक बार हम डिस्कस करते हैं कि अगर लैम्डा गया तो एक वेव अपने को मिलता है। लैम्डा जो वेवलेंथ होता है, जैसे इस तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने पीछे लिखा था, ये जो डिस्टेंस हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, और उसमें एक वेव पास हो रहा है टॉप से लेकर बॉटम तक। तो लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव जा रहा है, एक यूनिट डिस्टेंस के लिए अपने को 1/λ वेव मिलेगा इस तरीके से। तो अपने को क्या, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना था। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। पर्टिकुलर पॉइंट में कितने वेव पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने लिख दिया है वेलोसिटी, जो स्पीड है v मीटर पर सेकेंड मैंने लिख कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड आ गया। तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए ही आ रहा है, टाइम हमने फिक्स कर दिया। अब अपने को निकालना क्या है कि एक पॉइंट से कितने वेव पास हो रहे हैं, तो वेव अपने को निकालना है, और वेव इस साइड मैंने लिखा हुआ है, तो उसके लिए अपने को कोई भी एक इधर डिस्टेंस पुट करना पड़े और हम यहाँ पे वेव निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हमने इस पे। तो फिर से एक बार हम लेकर चलते हैं, इधर डिस्टेंस लिखते हैं और हम इधर वेव लिखते हैं। एक डिस्टेंस के लिए 1/λ अपने को वेव मिल रहा है। अब अपना डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, v मीटर है, तो v मीटर के लिए अपने को वेव निकालना है, तो ये कितना आएगा, v/λ। ठीक है, वो जो v/λ है वो नंबर ऑफ वेव्स है, और पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है v/λ, यही फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम न्यू से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला है v/λ। यूनिट्स की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो v का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। मतलब डिस्टेंस अगर हम रखें तो क्या आएगा, 1/सेकेंड। मतलब 1/सेकेंड ही नहीं होगा, कोई भी टाइम का आप यूनिट ले लो, 1/टाइम लिख दो, 1/सेकेंड, 1/मिनट, 1/आवर, जो मर्जी वो आप लिख सकते हो, बट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अपने को देखकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लाइट होती है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो अपने को याद करना पड़ेगा। हालांकि अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्वेश्चंस में दे देते हैं, बट जनरल नॉलेज के लिए हम देखें तो अपने को अपने लिए सही रहेगा। क्लास 9-10 में भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वेव जिसमें बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे रेडियो वेव होता है, रेडियो हमने बचपन में लगा के देखा होगा, रेडियो वेव, रेडियो हमने सुना होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। माइक्रोवेव जो घर पे यूज़ होता है, या यूवी रेडिएशन है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से अपने को वैसे समझ नहीं आया कि वो मतलब क्या लिखा हुआ है, इन फील हम ले सकते हैं कि वो कौन सा वेव होता है, वहाँ पे किस तरीके से काम करता है। नाम में देखकर लगता है कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक दोनों फील्ड होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब अगर मैं जो वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, ऊपर नीचे। मैं अगर उधर जा रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे प्रोपेगेट करेगा। और जो दूसरा फील्ड है, अगर इधर इलेक्ट्रिक है तो दूसरा मैग्नेटिक है, एक्स यूज़ हो गया, वाई यूज़ हो गया, एक्स मेरे प्रोपेगेशन के लिए, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से प्रोपेगेट करते हुए आगे जाएगा वेव के फॉर्म में। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने ड्रॉ करके दिया है कि इस डायरेक्शन में जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से भी हम इसे डायग्राम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने पास जो जो वेव्स होते हैं ना, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यहाँ पे सीरीज़ में लिखा हुआ है। तो अपने से नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उसे अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ का थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब एनर्जी कम होगा। इन्वर्सली रिलेटेड होता है।
या तो हमने फॉर्मूला निकाला अभी फ्रीक्वेंसी का v अपॉन लैम्डा ऐसा, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। अपने पास कौन कौन से रेज हैं यहाँ पे, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे अपने को पता है कैसा रे होता है। अगर कोई भी अभी बोन में अगर फ्रैक्चर आता है तो एक्स रे हम निकलवाते हैं। यूवी रेज पता है अपने को सनलाइट से आता है। विजिबल रेज जो अपने को दिखता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव जो घर में यूज़ करते हैं हम खाना को गर्म करने के लिए, ठीक है। रेडियो वेव जो पहले यूज़ होता था, बट अगर रेडियो वेव देखो ना तो रेडियो वेव का जो सिग्नल है ना कभी कभी आता है और कभी कभी मतलब नहीं आता, वीक सिग्नल रहता है। तो जो रेडियो वेव है ना उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। और जो कॉस्मिक रेज है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद करने का तरीका, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, इस तरीके से हम इसे मेमोराइज़ करेंगे। अपने से जेईई या नीट में क्या पूछेंगे कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, अरेंज करके बताओ, ठीक है। आइए तो हम क्वेश्चन करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करते हैं। इस तरीके से अब अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन। सॉल्व करने का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, और वेलोसिटी क्या यूज़ करेंगे, c अपॉन लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन लिखा हो इफ द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज अबाउट 5000 एंगस्ट्रॉम देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी अगर अपने को कैलकुलेट करना तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और वेवलेंथ अपने को दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो वो आएगी वैल्यू 10⁻10। अब इस तरीके से अपना सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नीचे अगर हम सॉल्व करें, एंगस्ट्रॉम लिखा और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 अपॉन इसे 0.5 लेते हैं, ऊपर 10⁸, और इसे हम लिखे तो 10⁻6 आएगी वैल्यू, ठीक है। 3 अपॉन 0.5 मतलब 30/5 तो 6, और ऊपर आएगा 10⁻14। जो अपने पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ उसका यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। तो अब ऑप्शन देखते हैं, 6 × 10⁻14, ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड इनवर्स आंसर है अपना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, किस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में 6 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c अपॉन लैम्डा, लैम्डा को हम लिखेंगे यहाँ पे, या फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं c अपॉन, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे c अपॉन लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है अपने पास, 3 × 10⁸, और जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ अपने को पुट करना है 600 नैनोमीटर लिखा हुआ है। तो जो भी नैनोमीटर अपने पास लिखा हुआ है उससे अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻9 वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम लिखते हैं 3 अपॉन 0.6 × 10⁸ अपॉन 10⁻6 आएगी वैल्यू, ऐसा, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 3 अपॉन 0.6 कितना आएगा, तो उससे हम लिख सकते हैं कि 30/6, तो लिखे तो 5 × 10⁻14 वैल्यू आ जाएगी। हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।